दोस्तों, हम सभी जानते हैं पृथ्वी एक ही है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि पृथ्वी के जैसे और भी कई ग्रह हमारी गैलेक्सी में मौजूद हैं, तो क्या आप सभी विश्वास करेंगे? हाँ या ना, वो आप कमेंट्स में बता देना। तो दोस्तों, इससे पहले मैंने ऑरविल सीरीज का पहला भाग एक्सप्लेन करा था और आज मैं उसका दूसरा भाग एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। तो चलिए बिना देरी करते हुए आगे बढ़ते हैं। कहानी हमें फ्लैशबैक में लेकर जाती है। कैप्टन मर्सर अपने पॉड में बैठकर अपने घर पहुंचते हैं। वहां वो कमरे के भीतर से अपनी पत्नी यानी कमांडर केली की आवाज़ें सुन पाते हैं। उन्हें काफ़ी अजीब लगता है और दरवाज़ा खोलने पर मर्सर पूरी तरह से हैरान रह जाते हैं, क्योंकि कमरे में केली डरोलियो नामक एलियन के साथ थी। डरोलियो फॉरेंसिक आर्कियोलॉजिस्ट था। उन दोनों को साथ में देखकर मर्सर गुस्से में वहां से फौरन चले जाते हैं। साल भर बाद अचानक से एक दिन मर्सर को हेडक्वार्टर्स बुलाया जाता है, जो कि न्यूयॉर्क शहर में था। इस दौरान मर्सर को बताया जाता है कि उसकी रिकॉर्ड काफी समय से बेहद खराब आ रही थी और इस वजह से उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जा सकता है। ये सुन मर्सर उस घटना एवं उसके बाद अपनी बीवी से हुए तलाक के विषय में उन्हें बताता है। हेल से मर्सर को यूएसएस ऑरविल संभालने की जिम्मेदारी देते हैं। मर्सर को काम मिलते ही वो पृथ्वी के सबसे बेहतरीन पायलट गॉर्डन मेलॉय के पास जाते हैं और निकल पड़ते हैं अपनी मंजिल की ओर। ऑरविल में पहुंचते ही मर्सर सभी को अपना परिचय देते हैं और कुछ देर बाद सीनियर स्टाफ से मर्सर का परिचय करवाया जाता है। ये सभी अलग अलग प्रजाति और अलग अलग ग्रहों से थे। सबसे पहले उनकी मुलाकात चीफ सिक्योरिटी मेंबर अलारा किटना से होती है। अलारा की ताकत बाकियों से बेहद ज्यादा थी, क्योंकि वो ज़ीलया ग्रह की थी और वहाँ के लोग आम लोगों से 10 गुना ज्यादा शक्तिशाली एवं तेज होते हैं। अगला ऑफिसर था बॉटस, जो कि एक ह्यूमनॉइड है। दोस्तों, ह्यूमनॉइड का अर्थ होता है वो जीव जो इंसान ना होकर भी इंसानों की तरह होता है, और वो मॉकलन ग्रह का रहने वाला था। मॉकलन ग्रह के लोग अकेले ही अपने वंश को आगे बढ़ाते हैं। साथ ही इनके ग्रह में महिलाएं नहीं होती है और बिना महिलाओं के इनका वंश आगे बढ़ता है। आखिर में मर्सर को लमार और लेफ्टिनेंट क्लेयर और साइंटिस्ट आइजैक से भी मिलवाया जाता है। हेल्सी के ऑर्डर देने पर मर्सर अपनी टीम को लेकर अपने मिशन के लिए रवाना होते हैं। इस मिशन के लिए हेल्सी के द्वारा एक नई ऑफिसर भेजी जाती है और दोस्तों, ये ऑफिसर और कोई नहीं बल्कि कमांडर केली थी। इस बात से मर्सर काफी परेशान और गुस्सा हो जाता है। हेल्सी से बात करने पर भी उन्हें किसी तरह का रास्ता नहीं मिल पाता है। साथ ही मर्सर को केली के साथ काम करने के लिए हाँ करना पड़ता है, जो कि उसके मना करने पर उसके काम पर बुरा असर पड़ सकता है। कुछ देर बाद केली मर्सर से मिलती है। अपने किए पर वो बेहद शर्मिंदा थी। केली मर्सर से माफी मांगती है, मगर मर्सर उससे बात तक नहीं करना चाहते थे। मर्सर का बिहेवियर देख केली बताती है कि मिशन के पूरा होते ही वो यहाँ से चली जाएगी। मिशन के मुताबिक मर्सर की टीम एप्लेसन 2 नामक ग्रह के करीब पहुंचकर उस ग्रह के साइंस स्टेशन से कांटेक्ट करती है और फिर वो डॉक्टर अर्नव से मिलने के लिए साइंस स्टेशन पहुंचते हैं। डॉक्टर से मुलाकात होने के बाद मर्सर को रेड फूड के बीज दिए जाते हैं। इन बीजों को मॉडिफाई किया गया था, जिस वजह से ये किसी भी समय किसी भी जगह पर अपने आप ग्रो करने लगते हैं। यहाँ तक कि मर्सर और उसकी टीम को क्वांटम एक्सेलरेटर नामक एक डिवाइस के बारे में भी बताया जाता है। इस डिवाइस की मदद से किसी भी चीज़ की उम्र 100 साल या फिर उससे भी अधिक बढ़ाई जा सकती है। ये जानने के बाद अलारा किटना कहती है कि इस डिवाइस को काफ़ी भयानक तरीके से वेपन की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक तभी लैब का एक आदमी डेरेक उन सभी पर बंदूक तान देता है। यह आदमी एक अंडरकवर बंदा है जो दूसरे ग्रह से यहाँ आया है। इस ग्रह के सभी लोग रेप्टिलियन प्रजाति से बिलोंग करते हैं। साथ ही ये सभी एक तरह का भेष पहना करते थे। छिपकली, गिरगिट, मगरमच्छ इत्यादि ये सभी रेप्टिलियन प्रजाति के होते हैं। इस बीच डेरेक क्लेयर को पकड़ लेता है। उधर उसकी टीम बाहर पहुंच चुकी थी।
भीतर अलारा काफी चालाकी से डेरेक को मार गिराती है। उनके बारे में जैसे ही मर्सर की टीम को पता चलता है, वो सभी बाहर भागने लगते हैं। साथ ही वो लोग क्वांटम एक्सेलरेटर डिवाइस को अपने साथ ले जाते हैं। डेरेक के आदमी सभी पर हमला करते हैं। इधर काफी देर तक इंतजार कर रहे मर्सर के कुछ क्रू मेंबर्स समझ जाते हैं कि टीम खतरे में है। जैसे तैसे ये लोग स्पेसशिप में पहुंचकर आगे बढ़ते हैं, मगर अचानक डेरेक का एक आदमी उन्हें मारने की धमकी देकर स्पेसशिप में डिवाइस मांगने लगता है, लेकिन मर्सर काफी चालाकी से उसे बातों में फंसाकर स्पेसशिप की रफ्तार तेज करने को कहकर उसे नीचे गिरा देते हैं। कुछ देर बाद वो सभी जैसे तैसे ऑरविल पहुंचते हैं। वहीं डेरेक के कैप्टन मर्सर को धमकी देते हैं कि अगर उसे एक्सेलरेटर डिवाइस नहीं मिली तो वो ऑरविल के साथ साथ बाकी सभी को भी तबाह कर देगा। ठीक तभी केली उनसे बचने का रास्ता निकालती है और डॉक्टर अर्नव का दिया हुआ रेडवुड के बीज को क्वांटम एक्सेलरेटर डिवाइस के ऊपर रखकर उसे दुश्मनों के शिप तक भेज देती है। डिवाइस की मदद से वो पेड़ काफी तेजी से बढ़ने लगता है और इससे उनकी शिप बर्बाद हो जाती है और वो लोग सेफली मिशन पूरा भी कर लेते हैं। अब जो कि उनका मिशन पूरा हो चुका था, केली दूसरे स्पेसशिप में जाने का फैसला लेती है, मगर मर्सर उसे रोक लेता है, जो कि वो जानता था कि भले ही केली और उसके रिश्ते ठीक नहीं हैं, लेकिन एक अच्छे कमांडर की ज़रूरत ऑरविल को डेफिनेटली है। इस बीच हम जान पाते हैं कि मर्सर को कैप्टन बनाने के पीछे कमांडर केली का हाथ है, क्योंकि उसने हेल्सी से रिक्वेस्ट करके मर्सर की प्रमोशन करवाई थी। अब अगले सीन में बॉटस मर्सर से कुछ हफ्तों की छुट्टियां मांगता है, जो कि मॉकलन प्रजाति अंडे के माध्यम से अपना वंश आगे बढ़ाते हैं और फिलहाल बॉटस का समय आ चुका था। मर्सर फौरन बॉटस को छुट्टियां देकर अपने प्लैनेट में जाने के लिए कहता है। दूसरी तरफ ब्लेरियट नामक शिप पर हमला हो जाता है और मदद के लिए ब्लेरियट शिप ऑरविल तक मैसेज पहुंचाती है। दोस्तों, इस दौरान हमें पता चलता है कि उस शिप में मर्सर के माता पिता भी मौजूद है। मर्सर फौरन सभी की सुरक्षा के लिए केली के साथ निकल पड़ता है। जब तक ऑरविल में केली और मर्सर नहीं थे, तब तक के लिए अलारा किटना को सारी जिम्मेदारी दी जाती है। इधर जैसे ही मर्सर केली के साथ ब्लेरियट शिप में पहुंचता है, वो देखते हैं कि शिप अपने आप कहीं गायब हो चुकी है। क्रू मेंबर्स को पता चलता है कि ये शिप सिर्फ एक होलोग्राफिक प्रोजेक्शन थी। अलारा फौरन एक प्लान बनाती है और लमार को उस पर काम करवाती है, मगर प्लान बिल्कुल भी सही तरीके से काम नहीं करता, जिस वजह से एक्सप्लोजन हो जाती है। एक्सप्लोजन की वजह से ऑरविल में छोटे मोटे डैमेजेस हो जाते हैं। उधर मर्सर और केली खुद को एक ऐसी जगह पाते हैं जो बिल्कुल उनके घर की तरह था, जहां वो शादी के बाद रहा करते थे। इधर क्रू मेंबर्स हर तरह के हथकंडे अपनाकर अपने सीनियर्स को ढूंढने लगते हैं और कुछ देर बाद उन्हें केली और मर्सर से जुड़ी क्लू मिलती है और उसकी मदद से वो लोग उन्हें ढूंढ लेते हैं। मदद के लिए अलारा अपने हेड ऑफिसर्स से बात करती है, जिससे कि वो लोग उस ग्रह पर जा सके, लेकिन वहाँ के जीव बेहद ज्यादा खतरनाक थे, इसलिए अलारा को वहाँ जाने से मना किया जाता है। अगली सुबह मर्सर की आंख खुल जाती है। आसपास का नजारा देख वो समझ जाता है कि वो कहाँ है। दोस्तों, मर्सर और केली कैविलियन नामक ग्रह में मौजूद थे। फिलहाल उन्हें सिर्फ वहाँ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बंदी बनाकर रखा गया था। साथ ही वहाँ के जीव ऐसा अक्सर किया करते हैं। इधर अलारा जैसे तैसे कैलिवियन पहुंचकर अपने सीनियर्स को बचाना चाहती थी। आइसाक की मदद से ऑरविल को होलोग्राफिक प्रोजेक्शन कैलिवियन ग्रह के करीब ले जाया जाता है। आइसाक और अलारा काफी एडवांस्ड प्रजाति थे, इस वजह से दोनों को बेहद सम्मान से कैलिवियन की प्रजाति वेलकम करते हैं। आइसाक उन प्रजाति के हेड से कहकर सीनियर्स को छोड़ देने के लिए कहता है, मगर वो मानने के लिए तैयार नहीं था। इसलिए अलारा उन्हें बदले में बहुत ही कीमती चीज़ देकर इस डील को फाइनल करती है और कैलिवियन उसकी बात मानकर सीनियर्स को छोड़ देता है। अगले सीन में केली और मर्सर ऑरविल में होते हैं। अलारा की बेहतरीन लीडरशिप को देखते हुए उसे काफ़ी सम्मान दिया जाता है। साथ ही सम्मान के तौर पर उसे मेडल भी दिया जाता है।
कुछ देर बाद मर्सर अलारा से पूछते हैं कि आखिर तुमने किस कीमती चीज के बदले हमें छुड़ाया। अलारा बताती है कि आप लोगों को एवं उस ग्रह के विषय पर पता करने के बाद हमें पता चला कि उस ग्रह के जीव एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए कमरे की तरह एक सेल बनाते हैं जहां से बाहर निकलना काफी मुश्किल होता है। जो भी सेल के भीतर होते हैं उनकी दिनचर्या देख उन्हें मजा आता है। इसी वजह से मैंने कैलिवियन हेड से एंटरटेनमेंट के तौर पर टेलीविजन की डील करी थी। अब अगले सीन में बॉर्टस और उसका साथी देखता है कि उनका अंडा धीरे धीरे टूटने लगा है, मगर ये एक मॉकलन बच्चा नहीं बल्कि एक मॉकलन बच्ची थी। ये देख बॉर्टस बेहद हैरान था। वहीं बाकी सभी इससे काफी खुश थे। बॉर्टस की सोसाइटी में महिलाओं का नामो निशान नहीं था। उसे सुरक्षित रखने के लिए बॉर्टस डॉक्टर क्लेयर को अपने बच्चे का लिंग बदलने के लिए कहता है, मगर क्लेयर उसे साफ साफ मना कर देती है, जो कि उनके मुताबिक ये सही नहीं था। बॉर्टस मदद के लिए मर्सर से भी बात करता है, लेकिन मर्सर भी इस बात के लिए राजी नहीं थे। कुछ देर बाद अलारा इन्फॉर्म करती है कि ऑरविल की तरफ एक शिप आ रही है जो कि मॉकलन्स की है और वो मर्सर से ज़रूरी बात करना चाहते थे। बातचीत के दौरान मॉकलन हेड बॉर्टस का बच्चा उन्हें हैंड ओवर करने के लिए कहते हैं और बॉर्टस मर्सर के खिलाफ जाकर इस बात के लिए राजी हो जाता है। बॉर्टस को समझाने के लिए ऑरविल के क्रू मेंबर्स उसे कुछ मूवीज दिखाते हैं और उनके प्लॉट्स देखकर बॉर्टस उनकी बातें समझ पाता है और बॉर्टस अपने बच्चे को उनके हवाले नहीं करना चाहता था। साथ ही वो बच्चे की लिंग भी परिवर्तन नहीं करना चाहता था। बॉर्टस अपने साथी को इस विषय में समझाता है, लेकिन उसका साथी उसकी बात मानने के लिए तैयार नहीं था, जो कि सोसाइटी और मॉकलन्स हेड बच्चे के खिलाफ है। बॉर्टस अपनी बात पर डटा था और इसी बात को लेकर दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है। कुछ देर बाद मॉकलन्स के हेड ऑरविल में पहुंचते हैं और मर्सर से बात करके उस बच्चे को उनके हवाले करने के लिए कहते हैं। बॉर्टस फौरन अपने हेड से कहता है कि वो इस बात की मंजूरी नहीं देना चाहता है। इस विवाद को सही रूप से आगे बढ़ाने के लिए उसे एक केस की तरह ट्रीट किया जाता है। इस केस में मॉकलन्स की तरफ से एक मॉकलन एडवोकेट बना हुआ था, वहीं बॉर्टस की तरफ से केली एडवोकेट बनी हुई है, जो कि काम और ऑरविल के लिए उसने लॉ भी सीख रखा था। मॉकलन्स एडवोकेट का कहना था इस बच्चे का लिंग ना बदलने पर बच्चे को सही ट्रीटमेंट कभी नहीं मिलेगी और ये उस बच्चे के लिए सबसे बुरी बात होगी। वहीं केली कई सारे उदाहरण देती हुई उन्हें समझाती है कि महिलाएं पुरुष से ज्यादा बुद्धिमती होती है और हर काम के लिए वो सक्षम भी होती है। उसका लिंग बदलने के बाद वो फिजिकली काफ़ी बदल जाएगी, जिसके बाद दिक्कतों के अलावा उसे और कुछ नहीं मिलेगा। केली कई तरह के उदाहरण की मदद से उन्हें अपनी बात समझाने की कोशिश करती है, मगर वो लोग उसकी बात समझना ही नहीं चाहते थे। इस बीच कैप्टन मर्सर छिपके से ऑरविल से निकलकर मॉकलस ग्रह में अपनी टीम को लेकर जाते हैं। आइजैक की मदद से मर्सर को पता चलता है कि मॉकलस के पहाड़ी इलाके के एक केव के भीतर एक मॉकलन रहता है और वहां जाकर मर्सर उस मॉकलन को अपने साथ ऑरविल लेकर आते हैं। दोस्तों, ये मॉकलन पुरुष नहीं बल्कि एक महिला थी, जिसे उसके पेरेंट्स ने पहाड़ी इलाके में छिप कर पाला। ये महिला मॉकलन काफ़ी शक्तिशाली, तेज और हर काम करने में सक्षम थी। उसे देखकर भी मॉकलन्स उसे अपनाना नहीं चाहते थे, तो ये देख वो महिला मॉकलन उन्हें समझाने के लिए एक खूबसूरत सा कोट कहती है, जो मॉकलन्स का सबसे फेमस कोट है और इसे मॉकलन्स के सबसे बड़े लेखक या कवि ने लिखा है। इस कवि के भक्त सभी मॉकलन्स थे और फिर वो महिला मॉकलन बताती है कि ये कोट उसका अपना है, यानी कि वो खुद ही मॉकलन्स की सबसे फेमस कवि है जिसे सभी पसंद करते हैं, मगर जब उसे अपनाने की बात आती है तो कोई भी उसे नहीं अपनाना चाहते थे। महिला मॉकलन के विषय में इतनी अच्छी बातें जानने के बाद भी बॉर्टस के हित में केस का डिसीजन नहीं लिया जाता है। आखिर में वो लोग बॉर्टस की बच्ची को लिंग बदलने के लिए अपने साथ अपने ग्रह में लेकर जाते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाती है। सो दोस्तों, यही था ऑरविल का दूसरा भाग। एपिसोड आप सभी को कैसे लगी आप लोग कमेंट्स में जल्द से जल्द बता दीजिए।
साथ ही अगले एपिसोड के लिए 50 लाइक टारगेट रखते हैं। जल्द से जल्द लाइक टारगेट कंप्लीट कर दीजिए और हम अगले एपिसोड के साथ फौरन चले आएंगे। तो चलिए मिलती हूँ अगली वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, शब्बा खैर।